हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। आज आपका जो ऑब्जेक्टिव क्लास साइंस का चला जा रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए, उसमें हम आपको बताएंगे न्यूटन के गति के नियम से जो क्वेश्चन आए हैं रेलवे ग्रुप डी में। और आपको बता दें कि टोटल 40 क्वेश्चन आए हैं रेलवे ग्रुप डी में न्यूटन के गति के नियम से, ठीक ना। और आपको थ्योरी वाले क्लास में बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया गया है, ठीक है। और इन 40 प्लस क्वेश्चन में से हम आपको जो टोटल रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है उनको भी हटा करके 18 से 20 क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, ठीक ना। इसमें से भी रिपीटेशन है, लेकिन आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए कुछ क्वेश्चन को इस वजह से इसमें डाला गया है, ठीक है ना। अब ये सब क्वेश्चन है आपके। अब आपको हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि रेलवे क्या करता है भाई, रेलवे अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर वर्क करना है और जो साइंस का जो थ्योरी वाला क्लास है वहां से भी आपको जो हो पाए वहां से भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक ना। तो आइए ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पर जो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है गति का तीसरा नियम किसके और वेग, एक डैश दिया ना, तो वेग और किसके बीच संबंध बताता है। अब देखिए जो गति का जो तीसरा नियम है वो क्या है, उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। यानी प्रत्येक वस्तु के बराबर अगर क्रिया करती है कोई वस्तु तो प्रत्येक वस्तु के बराबर परंतु विपरीत दिशा में उतनी क्या होती है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। और यह न्यूटन का तीसरा नियम है। और न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो किस पर स्थित है, गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a ठीक है। जहां v क्या है आपका वेग है, कौन सा वेग, अंतिम वेग है। u क्या है, प्रारंभिक वेग है। अब इसी को इधर कर दें तो जरा बताइए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर हो गया 2as। अब जरा देखिए ये किसी न किसी तरीके से वेग है ना, तो इसका मतलब ये होगा ये वेग में परिवर्तन है। अगर बात करें तो वेग में परिवर्तन किसके समानुपाती है, यश। और यश क्या है, उसकी स्थिति है। यश दूरी है ना, तो दूरी है, तो दूरी के क्या है, ये समानुपाती है। तो जो दूरी है वो समानुपाती हो रही है, इसका मतलब होगा कि जो वेग आ रहा है वो किसके समानुपाती हो रहा है, दूरी के। और वस्तु कहीं न कहीं जाकर के रुक रही है, तो वही कहा जा रहा है, यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो बताए हैं न्यूटन साहब ने। कब बताए हैं, 1687 में। और ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन सी बुक थी, प्रिंसिपिया, ठीक ना। तो जो वेग में परिवर्तन है वो दूरी के समानुपाती, अर्थात स्थिति जो है उसकी उसी के समानुपाती हो गया। यानी किसमें संबंध है, वेग और स्थिति में, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। यही आपको ध्यान देना है। अब ये कह रहा था इसमें कि बल के बिल्कुल नहीं, बल तो द्वितीय नियम है ना कि बल उसके त्वरण के समानुपाती होगा। संवेग के बिल्कुल नहीं, संवेग का फार्मूला हम आपको बता भी चुके हैं, द्रव्यमान गुणे वेग, है ना। और संवेग का मात्रक भी बता चुके हैं, न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। गति का दूसरा नियम को आइए थोड़ा सा डिटेल में भी हम आपको समझा देते हैं, ताकि आगे अगर क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चन को समझ पाएं। तो गति का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण के समानुपाती होता है। और यही आता है F बराबर m इंटू ए, ठीक है। और एक होता है, अभी हमने आपको बताया था कि जो संवेग होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर। और यही बात कर रहे हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। हमने क्या बोला, संवेग में परिवर्तन। ये डेल्टा पी क्या है, संवेग में परिवर्तन है। ये है संवेग में परिवर्तन। कहते हैं ना कि दर अगर कहा जा रहा है तो समय से भाग दिया जा रहा है, तो संवेग में परिवर्तन की दर ही कहलाती है बल, ठीक ना। और एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं इसी समय कि आवेग क्या होता है, क्योंकि यहीं पर तो कंफ्यूजन होता है, ठीक ना। तो कंफ्यूजन क्या, वही समझना है। तो आवेग क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाए। समय क्या हो, बहुत कम हो। जैसे क्या करें, हम हथौड़ी से कील को जब हम दीवार में धंसाते हैं तो हम एक बहुत बड़ा बल लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब बहुत बड़ा बल लगाते हैं, कब,
बहुत कम समय के लिए। तो जब बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है तो इसी के गुणनफल को ही हम कहते हैं बल का आवेग। अब जरा सा देखिए, अगर हम बात करें यहां पर तो बल बराबर यहां पर क्या बल गुणे डेल्टा टी है, यानी समय है। यहां से अगर आप निकाल लीजिए तो आपको यहां से एक संबंध मिल जाएगा, डेल्टा पी बराबर एफ गुणे डेल्टा टी। बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और हम बल गुणे डेल्टा टी यानी एफ गुणे डेल्टा टी ही को हम लिख सकते हैं कि आवेग बराबर डेल्टा पी, अर्थात संवेग में परिवर्तन। अब क्वेश्चन क्या पूछता है और कंफ्यूजन की बात क्या हम कर रहे हैं वही समझना है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है तो बल कहलाती है, लेकिन अगर कह दे कि संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है तो आवेग कहलाता है। जो कहेगा संवेग में परिवर्तन की दर तुरंत आप मारोगे बल, लेकिन जो कहेगा केवल संवेग में परिवर्तन बताओ तो आप मारोगे आवेग। और हम बताए थे कि बल, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, बलागुण ये सब क्या हैं? सदिश राशियां हैं। क्या हैं? सदिश राशियां हैं। गोआरा 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 ये सब क्या हैं? सदिश राशियां हैं। ठीक ना? तो इसके बारे में बताए थे। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये भी बताए थे। डायन भी होता है, ये भी बताए थे। कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी बताए थे। और सब क्वेश्चन पूछा गया है कहीं न कहीं, है ना। अब आते हैं प्रश्न पर अपने। तो प्रश्न क्या था कि न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। अब देखिए क्या करा, जरा बताइए इसमें क्या क्या। पहला ऑप्शन दे रखा दाब, क्या दाब से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं। करा जड़त्व, न्यूटन का दूसरा नियम जड़त्व से नहीं संबंधित है। महाराज न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व से संबंधित, वही बल की परिभाषा है, वही जड़त्व का नियम है, वही गैलीलियो का नियम है। ठीक ना। तो उस जो वो है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो किससे संबंधित हुआ? संवेग से, या अगर त्वरण दिया रहता तो त्वरण से। तो संवेग से संबंधित हुआ। तो ऑप्शन नंबर चौथा डी मारोगे आप। ठीक ना। और वो तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है और संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। इतना चीजें लिख लीजिएगा। और अगर बात करें आवेग का मात्रक क्या होगा तो भाई सभी लोगों को पता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड ये हो गया आवेग का मात्रक। ठीक ना। तो ये सब आपके क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। ठीक ना। और एग्जाम्पल भी खूब पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि न्यूटन के पहले नियम का एग्जाम्पल क्या है, दूसरे नियम का एग्जाम्पल क्या है, तीसरे नियम का एग्जाम्पल क्या है। ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक ना भाई। तो अगला जो क्वेश्चन आपका कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। अब जरा बताओ, न्यूटन का तीसरा नियम अभी बोले हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया। तो क्रिया क्या है? एक प्रकार का बल है। तो प्रतिक्रिया क्या है? ये नहीं बल है क्या? ये भी बल है। यानी ऐसे बल जो विपरीत दिशाओं में, ये इधर जा रही है तो ये इधर लग रहा है ना। तो विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं। ठीक ना। ये बलों का प्रभाव है। तो ऑप्शन क्या होगा जरा आ जाइए। करा बल एक ही निकाय पर लागू होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्रिया और प्रतिक्रिया दो बल है तो दो पर लागू होगा। तो बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। एक ही निकाय पर तो लागू ही नहीं होता भाई, एक ही निकाय सोचना ही नहीं है। तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बिल्कुल सही है, सी वाला। अब देखिए एक बात कि कैसे कहीं से उठा करके वो क्वेश्चन बना रहा है, समझना आपको ये है, उसका पैटर्न समझना है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमेशा याद रखे रहिएगा कि इसमें दो बल लगते हैं। कौन? एक क्रिया बल और एक प्रतिक्रिया बल, और दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक ना। और हम आपको बताए भी थे कि रॉकेट का उड़ना जो है ना वो इसी पर निर्भर, इसी का एग्जाम्पल है। किसका? न्यूटन के तीसरे नियम का। ठीक ना। तो ये सब याद रखे रहिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, अगला क्वेश्चन है, जरा देखिए, कह रहा है 1 kg इंटू 1 मीटर और सेकेंड पर -2
ठीक ना। ये कह रहा है किसके बराबर है। देखिए ये सब क्या क्वेश्चन है। अरे भाई ये यही करा ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये नीचे जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हिंदी में लिख दिए हैं। इसी को क्या कहते हो भाई, यही तो बल का मात्रक है और यही तो है न्यूटन। तो यही किसके बराबर हुआ, एक न्यूटन के बराबर मात्रक पूछा है। और देखिए रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा और अभी हम आपको बताते हैं मात्रक, और ये सब क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी है। देखिए तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है आपका वो देखिए जरा सा, और ये क्वेश्चन बता चुके हैं हम आपको। और न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन आया, अभी अभी हम आपको बताए हैं कि न्यूटन के गति का नियम कब आया था, 1687 में, ठीक है। और देखिए आप बोलते हैं कि ये सब प्रश्न नहीं आएगा। देखिए रेलवे ग्रुप डी कब पूछा है भाई, 2018 27 तारीख में पूछा है, ये शिफ्ट थर्ड में पूछा है, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग क्या क्वेश्चन बना देंगे। और इसी समय हम आपको बता दे रहे हैं कि जो न्यूटन को कहा जाता है भौतिक का पिता कहा जाता है, भौतिक का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और अगर बात करें आधुनिक भौतिक के पिता कौन है, तो वो कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो ये सब भी याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। और किस किताब में दिया था न्यूटन का जो नियम दिया गया है, प्रिंसिपिया न्यूटन साहब ने दिया था, ठीक ना। और 3 नियम दिए थे, वो तीनों के बारे में हम आपको बताए हैं। तो 1687 ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए कभी भी ये ना समझिए कि कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, कौन से आ सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें तो एक्स्ट्रा भी जाननी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी। कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि जो कई लोग वही कर रहे हैं, तो आपको कुछ उनसे अलग करना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। अगर गेंद आता है, क्रिकेट खेले होंगे सभी लोग, और जब गेंद आता है तो हम ऐसे पकड़ते हैं ना, तो ऐसे करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो वही पूछ रहा है क्यों करता है। ऑप्शन जरा देखिए। और सबसे पहले ये आपको पता होगा कि न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है, द्वितीय नियम पर। अब यहीं से आपको पकड़ना है बात। अगर न्यूटन के द्वितीय नियम पर कार्य कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जो बल होता है वो त्वरण के समानुपाती होता है ना। तो जो त्वरण का मतलब हुआ, त्वरण में क्या होता है भाई, त्वरण में होता है वेग, होता है ना। तो जब गेंद का वेग अधिक होगा तो त्वरण हमारा अधिक काम करेगा। अगर त्वरण अधिक काम करेगा तो बल हमें ज्यादा, अगर त्वरण अधिक होगा तो बल भी ज्यादा होगा उसका। तो अगर हम गेंद को ऐसे ऐसे पकड़ें, अगर गेंद आ रहा है और ऐसे सीधा सीधा पकड़ें, सीधा ऐसे, तो चोट ज्यादा लगती है। लेकिन उसी त्वरण को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ को खींच करके हम त्वरण में कमी कर रहे हैं। तो जब त्वरण में कमी हो रहा है तो जो उसके द्वारा बल लग रहा है वो बल में कमी आ रही है, ठीक है। ये है न्यूटन का द्वितीय नियम। और एग्जाम्पल भी याद रखे रहिएगा, और हमने आपको समझा भी दिया क्यों कैसे होता है। तो प्रश्न क्या हो, इसका उत्तर क्या होगा, क्यों, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। वही बोले कि कम बल का अनुभव, जब त्वरण कम, जब ऐसे पकड़ेंगे तो त्वरण कम होने लगेगा तो बल भी कम होने लगेगा, इसी वजह से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा सी, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या है भाई, एक राइफल से गोली चलाई गई और राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर हटती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए राइफल से आप गोली दागिए, तो दाग दिया गोली, कह दीजिए कि गोली तो दाग दिया, है ना। अब गोली का बताइए द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो आप कहेंगे साफ कम होता है। और इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो आप कहेंगे ज़्यादा होता है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और हम आपको बता दें कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। और अगर हम द्रव्यमान और वेग की बात करें, केवल द्रव्यमान और वेग की बात करें, तो ये जो यम है वो 1/v² के प्रोपोर्शनल है।
नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा v² बराबर हो जाएगा 2k/m, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हैं m बराबर 2k/v², वही हम लिख दिए हैं। तो m का संबंध आया कि नहीं v से आया। अब जरा बताइए, जिसका द्रव्यमान अगर अधिक होगा तो वेग क्या होगा, कम होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर द्रव्यमान कम होगा तो वेग अधिक होगा। तो इसका द्रव्यमान कम है तो द्रव्यमान कम तो वेग क्या होगा भाई, अधिक होगा। और इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो वेग क्या होगा भाई, कम होगा, होगा ना। और आपको पता है कि इसी वेग के कारण गतिज ऊर्जा होती है, गति के कारण ही तो गतिज ऊर्जा होती है ना। अब हमको बताइए, अब यहां पर आप क्लियर समझिए बात कि अगर गोली का द्रव्यमान कम है तो वेग हुआ अधिक, तो जब वेग हुआ अधिक तो गोली तेज जाएगी, और राइफल का द्रव्यमान है कम, और इसका जब द्रव्यमान है कम, सॉरी राइफल का द्रव्यमान है ज्यादा, तो जब द्रव्यमान है ज्यादा तो वेग क्या हुआ, कम, तो वेग इसका कम हुआ। इसी में से आप देखते होंगे जब मारते हैं गोली तो बंदूक पीछे की ओर आती है। और ये राइफल से गोली चलना ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। किस नियम पर, तृतीय नियम पर। तो आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं, ये पूरी प्रक्रिया। और गतिज ऊर्जा का साथ साथ में हमने फार्मूला भी बता दिया, ठीक ना। अभी इसको चाहे तो आप तो बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते थे कि ये आप बता रहे हैं पूरा का पूरा, वो तो सीधी सी बात है कि गोली का वेग अधिक होगा क्योंकि वो तेज जाएगी, क्योंकि हम इसको जनरल समझते हैं। और रियलिटी है कि गोली का वेग तगड़ा जाएगा, तेज होगा, तो क्या नाम है उसका वेग अधिक होगा। और राइफल थोड़ा सा ही पीछे खसकेगा तो वेग उसका कम होगा। लेकिन साइंस के थ्योरी से अगर आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पर हमने बता दिया। और इस पर ये सवाल बना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल बना तो न्यूमेरिकल में आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल हम आपको बता चुके हैं इस पर क्वेश्चन, ठीक ना। आइए चलते हैं अगली चीज़ों पर। अब अगला चीज़ क्या है, अगला तो इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, इसका होगा कि गोली की गतिज ऊर्जा से कम, राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो राइफल की, अब यहाँ पर देखिए वेग अगर अधिक है तो गतिज ऊर्जा अधिक है, वेग कम है तो गतिज ऊर्जा कम है। तो इसका राइफल की गतिज ऊर्जा कम और गोली की ज्यादा, तो गोली से क्या क्या होगा, ये कम होगा। तो क्या गोली की गतिज ऊर्जा से कम, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये आपको समझना है, ठीक है। और कैसे निर्भर कर रहा है वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलते हैं अब अगली बात पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला आपका क्वेश्चन क्या है। तो भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। नाव पर चढ़े होंगे तो उस पर अगर आप कभी कूदेंगे उससे तो क्या होगा, नाव पीछे की ओर हट जाती है। तो वो न्यूटन का कौन सा नियम है भाई, तीसरा नियम, जिसे आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और अभी अभी हमने आपको बताया कि ये दोनों एक प्रकार के बल होते हैं जो विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। यही न्यूटन का तीसरा नियम है, ये तो बताएं हम आपको, है ना, नो डाउट ये वाला हम आपको बताए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब आप नोट भी करते जाइएगा। और ये सब देखिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में, ये तो एलपी में पूछा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाँ जरा आओ और एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से, एक 70 केजी का आदमी है और इसके द्वारा जो बल लग रहा है वो 50 न्यूटन का बल लग रहा है। ये पहला व्यक्ति है। एक दूसरा व्यक्ति है, ये कितना केजी का है भाई, ये है कितना है 50 केजी। कह रहा है
कि 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है। प्रश्न फिर से समझिए। करा एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन बल से एक इसको धकेल रहा है। तो कह रहा 50 केजी वाली आदमी ने दूसरे व्यक्ति को 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितना धकेला होगा। अब आप बताइए, इसका मतलब ये है कि जब ये एक पिंड है 70 केजी वाला, ठीक ना, और ये है एक दूसरा 50 केजी का, इसे जब ये धक्का दिया 50 न्यूटन का बल लगा करके, तो पूछ रहा ये इस पर कितना बल लगाया है। समझ गए होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जितना बल ये इस पर लगाएगा वही उतना बल इस पर भी लगाएगा। उत्तर होगा आपका 50 न्यूटन, गति के तीसरे नियम से। समझ में? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, थियरी को समझिए, चीजें समझ में आ जाएंगी आपके, ठीक है। तो 50 न्यूटन का बल ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, और एक न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। कौन से कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते, जरा पहले देख लिया जाए कि कौन से कणों के लिए। एकरा विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। ये बताइए, न्यूटन का गति का नियम प्रकाश के वेग पर कभी निर्भर करता है क्या? सी पर निर्भर करता है। सी प्रकाश की चाल होती है। सी क्या होती है? प्रकाश की चाल, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी को हम कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बिल्कुल भी नहीं, इस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। तो न्यूटन का गति का नियम प्रकाश के वेग पर या प्रकाश की चाल पर रत्ती भर का निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या है? कर आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट प्रणोद होता है। अब बताइए, रॉकेट का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? वो है न्यूटन के तीसरे नियम पर, और तीसरे नियम पर जो क्रिया प्रतिक्रिया बल लगती है वो क्या करती है? वो एक प्रकार का बल लगता है, तो ये इसको एक स्थिति देती है। देती कि नहीं? जितना बल इधर से लगा रहा है उतना बल इधर से लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार की स्थिति दे रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, स्थिति। ऑप्शन नंबर डी, स्थिर, वही स्थिति, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। करा स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु को क्या कहते हैं? अगर एक वस्तु स्थिर या गति में जा रही हो तो करा प्रतिरोध माने उधर से अगर गति कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? अब बताइए, न्यूटन का पहला नियम क्या है, तब आप इसको समझ जाएंगे। तो कहता ना कि जब कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी। कब तक? जब तक इन पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है ना। और ये बल की परिभाषा भी है न्यूटन का पहला नियम, यही जड़त्व का नियम भी है, यही गैलीलियो का नियम भी है, और यही न्यूटन का पहला नियम तो है ही। तो 4 बातें हैं न्यूटन के पहले नियम में। तो क्या, जब वो एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं या प्रतिरोध करते हैं तो क्या कहलाते हैं? जड़त्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जड़त्व। ऑप्शन नंबर डी है, डी। और जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व, ठीक ना। वो देखते हैं ना कि गाड़ी में जब आप बैठे रहते हैं, ठीक ना, मान लीजिए आप गाड़ी में खड़े हैं, कौन सी गाड़ी? बस में यात्रा कर रहे हैं आप, उसमें खड़े हैं, तो ड्राइवर जब ब्रेक मारता है तो आप कहाँ जाते हैं? आगे की ओर झुकते हैं, ठीक है। और जब ड्राइवर एकाएक गाड़ी लेके चलता है तो हम कहाँ जाते हैं? एकाएक पीछे की ओर। वही जड़त्व का उदाहरण है, वही न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है। क्यों? जब जड़त्व का उदाहरण तो न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण, तो उसको भी याद रखे रहिएगा, ठीक ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मिल गया ना आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका, ठीक है।
अगला प्रश्न क्या है भाई इनका, कह रहा है एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। जो ऊंची छलांग लगाता है उससे पहले वो कुछ समय दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है, क्यों दौड़ता है, वही पूछ रहा है। तो कह रहा है क्यों दौड़ता है, ताकि किसका जड़त्व तो लंबी छलांग में मदद करता है। जब वो गति कर रहा है तो गति के कारण वो क्या कर, आखिर जब वो वहाँ पे छलांग लगाना है तो गति करता हुआ जा रहा है। तो जब गति करता हुआ जा रहा है तो हमने आपको बोला कि जड़त्व तो दो प्रकार का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। तो जब गति करता हुआ जा रहा है तो गति का जड़त्व ना होगा, तो उत्तर क्या होगा, गति का जड़त्व। क्या होगा, गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। और ये सब शुरुआत में भी बताए हम आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है। अगर मेज पर आप पुस्तक रखे हैं तो किसके कारण नहीं हटता है, जड़त्व के कारण। कौन जड़त्व, विराम का जड़त्व, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये अगले प्रश्न का उत्तर हो गया। और इस प्रश्न का उत्तर है गति का जड़त्व, यानी ऑप्शन नंबर ए। और अगर दिया रहता विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, और तब अगर दिया रहता तो आप तो कंफ्यूज होते ना। तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, कौन सा जड़त्व, विराम का जड़त्व, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है भाई, हाँ, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये बताइए जड़त्व का नियम क्या है, न्यूटन का पहला नियम। तो किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन साहब ने, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन पूछा है, तो किसने किया था, सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, जो थियरी आपको बता दिए हैं वो क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है और आपको इस वजह से करा दे रहे हैं ताकि आप ये समझ जाइए कि क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है आपके परीक्षाओं में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। एक कौन सा बल है, ध्यान से समझिएगा। क्या कर रहा है, जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो हम भी उसी तरफ, ऐसे होता है ना कि जब वो इधर मुड़ती है तो हम ऐसे करते हैं ना। तो किसके कारण, वही है जड़त्व के कारण। क्यों, क्योंकि हम भी उसकी दिशा में गति करने लगते हैं, ठीक ना। तो वो क्या है, जड़त्व के कारण। अपकेंद्री बल तो है नहीं। और आपको बताते हैं कि अपकेंद्री जो बल होता है वो एक प्रकार का छद्म बल होता है। कैसा बल होता है, छद्म बल। और इसके एग्जाम्पल क्या है, दूध से मक्खन निकालना, ये सब है। ये जो है आपका कपड़े खींचने की जो मशीन होती है ना, उसी को, जिसे हम कहते हैं वॉशिंग मशीन। जो दही होता ना, तो दही से घी निकालना, ये सब कौन से उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल का, ठीक ना। और ये सब तीनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, ये केंद्र की ओर काम करता है। एग्जाम्पल पूछा जाता है, बाल्टी में पानी भर करके कभी ऐसे नचाए हैं तो देखते होंगे कि वो बाल्टिया का जो पनिया होता है वो नीचे नहीं गिरता है ना। तो जब नीचे नहीं गिरता है तो क्यों नहीं गिरता है, ऊपर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा होता है जिसको वो सतह की ओर बनाए रखता है। इसी वजह से पनिया सतह की ओर काम करती है, न कि नीचे। इसी वजह से पानी गिरता नहीं है बाल्टी से, ठीक ना। तो वो है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण। तो ये सब है आपके, तो कुछ ये भी आप जान गए। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको तो बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल जिसको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचने के लिए लगाती है, तो उसी आकर्षण के कारण लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और फार्मूला बताते हैं, बराबर G(m1m2/r²), है ना। और जहाँ पर जो कैपिटल जी है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना। और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है जी का मान, ठीक ना। और ये सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखे रहिएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये याद रखे रहेगा कि गुरुत्वाकर्षण जो फारवर्ती गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए जी का मान मात्रक तो न्यूटन, और इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये दोनों द्रव्यमान नीचे तो किलोग्राम स्क्वायर, ठीक ना। तो आपका हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया जड़त्व। तो अब क्लियर हो गया, जड़त्व है ना, तो जड़त्व हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी है, बी सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और ये याद रखे रहेगा, आप केंद्रीय बल एक छद्म बल है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से एक छद्म बल है, कौन सा, अब केंद्रीय बल, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ ये है, देखिए जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, तो उस पर रखा सिक्का, ऐसा होता है ना कि गिलास पर फिर रखे हैं और उसको जब हम उंगली से ऐसे मारते हैं तो सिक्का उसके साथ नहीं जाता है, उसी में गिर जाता है। प्रयोग तो कई बार किए होंगे ये वाला, तो वही पूछ रहा है ये किस नियम के कारण होता है। तो भाई आपको बता दें कि उसमें गति हुआ लेकिन ये स्थिति रहा, ये स्थिति के रूप में रह गया, तो इसमें एक जड़त्व उत्पन्न हुआ, इसी वजह से सिक्का उसमें गिर गया। तो उत्तर क्या होगा, जड़त्व। तो पहला जो इसका ऑप्शन होगा जड़त्व का नियम बी, और ये न्यूटन के पहले नियम पर है, तो ये भी याद रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके मध्य, हाँ निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है, तो जड़त्व का मान उसी के मध्य अधिकतम होता है जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो, यानी जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जरा ऑप्शन देखिए और बताइए सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है इसमें, तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है रेलगाड़ी और हवाई जहाज का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये याद रखने वाली बात है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। तो ये सब आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपको करा दिए गए, और कोई क्वेश्चन तो इसमें से नहीं बच रहा है। चलिए तो सब क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। ये कौन सा चैप्टर हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया आपका न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के गति का नियम। अब जो अगले जो चैप्टर हैं, बल हुआ, अभी जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव वाले वो सब करा जाएंगे शुरू से लेकर के अंत तक, जो भी रेलवे ग्रुप डी में, एएलपी में, जेई में आपसे क्वेश्चन साइंस के आए हैं, ठीक है दोस्तों। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।